वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोज डिवाइसेस के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज डिवाइसेस जो राइटर्स अपने लिटरेचर में यूज़ करते हैं। प्रोज क्या होता है और जो आपके सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज डिवाइसेस दी हुई हैं तो उनको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बीए फर्स्ट का जो फर्स्ट सेमेस्टर है इंग्लिश लिटरेचर में उसमें ये सिलेबस में है आपके। तो इसको अच्छे से पढ़िए। इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज डिवाइसेस दिए हुए हैं सिलेबस में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रोज होता क्या है। प्रोज इज अ फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। प्रोज क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ रिटन और स्पोकन लैंग्वेज जिसमें किस चीज़ को फॉलो करा जाता है? नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। यानी जब दो लोगों में या ज़्यादा लोगों के बीच में भी जब बात होती है तो एक जो बात करने का नेचुरल फ्लो है उस लैंग्वेज को ही इसमें फॉलो करा जाता है। यूजेज आर लैंग्वेजेस ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। और जो बातचीत करने में एक जो ऑर्डिनरी यानी जो आम तौर पर ग्रामर यूज़ करी जाती है जब आप कहीं बात करते हैं किसी से भी, तो आप अपने सेंटेंसेस में ग्रामर का यूज़ तो करते ही हैं, भले ही सोचते नहीं हैं, लेकिन आप ग्रामर का यूज़ जो कर रहे हैं वैसा ही जो ऑर्डिनरी ग्रामर स्ट्रक्चर है वो प्रोज में भी राइटर्स यूज़ करते हैं। और फॉलोज द कन्वेंशंस ऑफ फॉर्मल एकेडमिक राइटिंग। या अगर आप किसी एकेडमिक पर्पस के लिए या फिर किसी फॉर्मल पर्पस के लिए लिख रहे हैं कोई भी एक वर्क, तो उसमें आपको उसके कन्वेंशंस यानी उसके रूल्स को थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये पोएट्री से डिफरेंट होता है। आप जानते होंगे पोएट्री में जब भी पोएट लिखता है तो उसमें वो एक रिदमिक मीटर फॉलो करता है, एक प्रॉपर राइमिंग स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, राइमिंग स्कीम जो होती है उसको फॉलो करता है। लेकिन प्रोज में हमें ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ लैंग्वेज दैट फॉलोज द नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच। यानी स्पीच की जो एक नेचुरल फ्लो है उसको ही फॉलो करा जाता है। Types of literature that usually fall into the prose category include most essays, short stories, novels and plays। और डिफरेंट प्रकार की जो लिटरेचर हैं जो प्रोज का इस्तेमाल करके लिखा जाता है उसमें क्या हो सकता है, ज़्यादातर जो एसेज होते हैं वो भी प्रोज में लिखे जाते हैं। शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स जो उपन्यास हैं राइटर्स लिखते हैं वो भी प्रोज का यूज़ करके, एंड प्लेज। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर हैं जो कि प्रोज का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रोज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। आपके सिलेबस में देखिए यही हैं सारी, तो इनके नाम तो याद कर ही लीजिए अच्छे से, लेकिन आगे हम लोग पढ़ते हैं हर एक प्रोज डिवाइसेस को थोड़ा डिटेल में। एग्जाम्पल्स मैंने हर एक में इंक्लूड करें हैं, कुछ में मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बाकी आप चाहें तो इनको नोट कर लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा एग्जाम के टाइम पे जब आप दोबारा इसको रिवाइज करना चाहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे है थीम। थीम क्या होता है? द सेंट्रल आइडिया और मैसेज ऑफ अ लिटरेरी वर्क। कोई भी लिटरेरी वर्क हो, जैसे मैंने बताया कि चाहे वो ऐसे हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, नॉवेल्स हो, प्लेज हो, उस लिटरेरी वर्क का जो सेंट्रल आइडिया है यानी जो एक मैसेज है राइटर अपने रीडर तक पहुंचाना चाहता है उसे हम बोलते हैं थीम। यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ स्टेटमेंट और जनरलाइजेशन अबाउट ह्यूमन नेचर और सोसाइटी। और इसको आप थीम को एक स्टेटमेंट में या फिर जो कहानी में एक मेन स्टोरी चल रही है तो उसके बारे में, जैसे मान लीजिए जो उसमें कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो उनका जो ह्यूमन नेचर होगा तो उसको जनरलाइज करके राइटर बता देता है। मतलब अगर आप किसी ह्यूमन नेचर को एक जनरलाइज करके बोलें किसी भी कहानी के बारे में तो आप बता सकते हैं कि इस कहानी का थीम जो है वो ये है। या फिर अगर वो किसी सोसाइटी के ऊपर बेस्ड है थोड़ा सा, तो आप उस सोसाइटी के बारे में अपना एक आइडिया बना लीजिए जो आपको मतलब दिमाग में आइडिया आए उस चीज़ को पढ़ने के बाद, उस कहानी को पढ़ने के बाद, चाहे वो आइडिया ह्यूमन नेचर से रिलेटेड हो, सोसाइटी से रिलेटेड हो, कोई भी। क्योंकि हम लिटरेचर वर्क पढ़ेंगे तो जब आप पढ़ते हैं तो आप जो राइटर ने आपको बताने की कोशिश करी है उस चीज़ को आप रिसीव करते हैं। हर एक इंसान अलग अलग तरह से देख सकता है चीज़ों को, लेकिन एक जो आइडिया आपके दिमाग में बनता है किसी भी लिटरेरी वर्क को पढ़ने के बाद उसे हम बोलेंगे थीम। द मेन आइडिया और मैसेज दैट द राइटर वॉन्ट्स टू कन्वे टू द रीडर थ्रू देयर वर्क। यही वही बात रिपीट है, इट्स व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि एकदम नॉर्मल एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई सी फिल्म देखकर अगर आते हैं तो आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि स्टोरी क्या थी, एक बेसिक आप 2-3 लाइन में बताइए, तो वो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप उसको उस फिल्म का जो थीम है वो बताएंगे। वो भी एक लिटरेचर का ही वर्क है अगर आप देखें, बस वो स्क्रीन पे चल रही है, लेकिन वहाँ पे आप क्या बताएंगे कि जो कहानी थी वो किस चीज़ के बारे में थी। इट्स व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट। तो किसी भी लिटरेचर वर्क की जो एक बेसिक स्टोरी होगी या जो बेसिक आइडिया होगा या जो मैसेज होगा उसको हम बोलेंगे उस लिटरेरी वर्क का थीम।
ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हैं, किसी भी नॉवल का आपने जो पढ़ा हो वो आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से क्या है कि जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे एग्जाम्पल, तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे भी समझ में आएगा कि आपने अच्छे से रिसर्च करी है और सिर्फ रटा रटाया नहीं है, आप असल में समझ गए हो। दूसरा है कि आपका आंसर और ज़्यादा प्रेजेंटेबल यानी देखने में अच्छा लगेगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर में स्कोर भी कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज टोल्ड। पॉइंट ऑफ व्यू हम बोल सकते हैं हिंदी में नज़रिया, कि किस नज़रिया से या किसके नज़रिए से जो कहानी है वो बताई जा रही है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इंक्लूडिंग फर्स्ट पर्सन, कोई इंसान है जो कहानी में अपनी ही बात बता रहा है तो वो हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन हो गया जब हम सामने वाले इंसान की बात बताते हैं, या थर्ड पर्सन या जब हम किसी और इंसान के बारे में बताते हैं तो वो हमारा हो गया थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इसमें आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और समझ में आएगा। दिस रिफर्स टू हु इज टेलिंग द स्टोरी, इसका मतलब जो कहानी है वो बता कौन रहा है। जो एक लिटरेरी वर्क है उसके अंदर मान लीजिए कोई नॉवल है, तो उसमें जो कहानी जिसके बारे में बताई जा रही है वो खुद अपनी कहानी बता रहा है या फिर किसी सेकंड पर्सन की या किसी थर्ड पर्सन की बता रहा है, तो हमें पॉइंट ऑफ व्यू उसमें पता चलता है। देखिए इसमें लिखा है इट कैन बी टोल्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन के नज़रिए से बताई जाएगी तो वो यूज़ करेगा किस वर्ड का, ज़्यादातर आई का। अगर सेकंड पर्सन के बारे में बता रहा है तो वो यू का इस्तेमाल करेगा, और थर्ड पर्सन के बारे में बता रहा है तो ही शी इट। ये आपने ग्रामर में भी पढ़ा होगा, जो बेसिक रूल्स हैं ये वही है। एग्जाम्पल देखिए, अच्छा इसमें लिखा है द पॉइंट ऑफ व्यू इन द ग्रेट गैट्सबी इज फर्स्ट पर्सन नरेटेड बाय निक कैरावे। तो जब द ग्रेट गैट्सबी जो एक नॉवेल है तो इसमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का यूज़ करा गया है क्योंकि ये कहानी को किसने, निक कैरावे ने बताया है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस पैटर्न, द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लॉजेज इन अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस में आप वर्ड्स को, जो शब्द होते हैं उन्हें कैसे अरेंज करते हो, फ्रेजेस कैसे अरेंज करते हो, क्लॉजेस कैसे अरेंज करते हो। तो ये अरेंज करने के बाद एक जो सेंटेंस बनता है तो वो किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करता है। दिस रेफर्स टू द वे वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर पुट टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंसेस। मतलब कि किस तरह से राइटर ने वर्ड्स और फ्रेजेस को एक साथ रखा है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। डिफरेंट सेंटेंस पैटर्न्स कैन चेंज द टोन एंड पेस ऑफ द राइटिंग। और इसका भी बहुत महत्व होता है क्योंकि जिस तरह से राइटर एक सेंटेंस के पैटर्न को सेट करता है उससे कहानी में जो एक टोन चल रहा होता है, ठीक है, अभी आगे हमारा एक डिवाइस भी है टोन एंड मूड, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो कहानी का जो टोन होता है, जो डायलॉग का टोन है उसको चेंज कर सकता है, या फिर पेस ऑफ द राइटिंग की जो कहानी जिस पेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि किस स्पीड से कहानी चल रही है। तो अगर वहाँ पे वो सेंटेंस पैटर्न अलग अलग यूज़ करेगा तो उसके अकॉर्डिंग कहानी की जो स्पीड है, जिस तेज़ी से कहानी आगे बढ़ रही है, वो भी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, द सेंटेंस पैटर्न इन द पोएम आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड इज आयम्बिक टेट्रामीटर। अब देखिए यहाँ पे जो आयम्बिक टेट्रामीटर है ये असल में यहाँ पे पोएम का एक एग्जाम्पल दे दिया गया है, लेकिन आप सिंपल अगर ग्रामर के टर्म्स में समझें, जैसे एक सिंपल सेंटेंस होता है या कंपाउंड सेंटेंस होता है, हमने ग्रामर में पढ़े होंगे, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस पैटर्न है, उनको यूज़ करके राइटर जो है अपने सेंटेंस बनाता है। और जब बहुत सारे सेंटेंस मिल जाते हैं तो वो एक लिटरेरी वर्क। अगर शॉर्ट स्टोरी होगी तो उसमें भी सेंटेंसेस होंगे। देखिए सेंटेंस तो हर एक आपको जो प्रोज है उसमें देखने को मिलेगा ही, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो एस्से लिख रहा है, शॉर्ट स्टोरी लिख रहा है, नॉवेल लिख रहा है, प्ले लिख रहा है, लेकिन सेंटेंस पैटर्न राइटर अपनी कहानी के हिसाब से और टोन के हिसाब से सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं इमेजरी। ये क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट अपील्स टू द सेंसेस सच एज साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। मतलब ऐसी लैंग्वेज जिससे, देखिए अब जो लिटरेचर है वो आप पढ़ते हैं सिर्फ, ठीक है, लेकिन कई बार राइटर एक ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे जिससे आपके जो सेंसेस हैं, साइट यानी जो आप देखते हैं, साउंड जो आप सुनते हैं, स्मेल जो आप सूंघते हैं, टेस्ट यानी किसी चीज़ का जब आप स्वाद लेते हैं, टच या फिर किसी चीज़ को आप जब फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये हमारे जो 5 सेंसेस हो गए, इनको अपील करता है वो। देखिए इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखा है इट हेल्प्स टू क्रिएट अ पिक्चर इन द रीडर्स माइंड, कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग में इमेजरी, जो नाम लिखा ना इमेज, तो अपने आप ही वो इमेज बन जाएगी जो राइटर उस लिटरेरी वर्क में लिखना चाह रहा है, जो आपको बताना चाह रहा है। वो कुछ ऐसा बोलेगा कि बहुत ही सुंदर सा सीनरी थी, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे जो साइट वाला सेंस है ना वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। आप समझ जाएंगे अच्छा राइटर जो है वो
क्या बताना चाह रहा है, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ जाएगी, पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। ठीक है, ये एग्जाम्पल यहाँ पे द रोड नॉट टेकन का दिया हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है, तो ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी आप पोएम या फिर कोई भी लिटरेरी वर्क जो आपको याद हो एग्जाम्पल में लिखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट देखते हैं टोन और मूड। द एटमॉस्फेयर और इमोशन क्रिएटेड बाय अ लिटरेरी वर्क। किसी भी लिटरेरी वर्क में जो एक वातावरण बनता है, जो इमोशन वहाँ पे बनता है, उसे हम बोलेंगे टोन या फिर मूड। एक्सप्रेस थ्रू द ऑथर्स वर्ड चॉइसेस, सिंटैक्स एंड अदर स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। और वो किस, जो राइटर है वो कैसे एक्सप्रेस करेगा, या तो जो उसके वर्ड्स हैं वो कैसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है अपनी बात रखने के लिए, सिंटैक्स यानी कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना, ग्रामर हो गई या फिर सिंबल्स हो गए, उनको यूज़ करके वो कोई सेंटेंस जो फॉर्म करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स। तो वो कैसी ग्रामर यूज़ करके, मतलब ग्रामर का किस तरह से यूज़ करके वो एक सेंटेंस बना रहा है, या फिर जो और भी डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस, उनका यूज़ करके जो राइटर टोन या मूड क्रिएट करता है उसे हम बोलेंगे टोन और मूड। द मूड इज़ द फीलिंग और एटमॉस्फेयर दैट द राइटर वॉन्ट्स टू क्रिएट इन द रीडर। ठीक है, मूड का मतलब होगा कि एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी भावना जो राइटर रीडर के अंदर क्रिएट करना चाहता है। टोन को हम कह सकते हैं राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट। टोन मतलब एक तरह से कह सकते हैं राइटर की जो पर्सनल एक लैंग्वेज है, बोलने का तरीका या लिखने का तरीका यहाँ पर, तो वो जिस बारे में बात कर रहा है अपनी लिटरेरी वर्क में, तो उसमें उसकी तरफ उसका जो एटीट्यूड क्या है, वो किस तरह से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है या फिर उसको डिफाइन कर रहा है, तो वो हम बोलेंगे टोन। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप कोई सा भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनैलॉजी। अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट और आइडिया। राइटर कभी कभी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन, तुलना करता है। क्यों करता है? टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉम्प्लेक्स, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या आइडिया, कोई एक ऐसी आइडिया है या फिर ऐसा विचार है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कठिन है, तो उसको समझाने के लिए राइटर एनालॉजी का इस्तेमाल करता है। दिस इज़ व्हेन द राइटर कंपेयर्स समथिंग टू समथिंग एल्स टू एक्सप्लेन इट बेटर। देखिए एकदम क्लियर लिखा है कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करता है, वो तुलना करता है, टू एक्सप्लेन इट बेटर, जिससे कि रीडर को वो चीज़ बेटर समझ में आ सके, अच्छे से समझ में आ सके। इट्स लाइक मेकिंग अ कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स। ये ऐसा है जैसे दो चीज़ों के बीच में आप अगर तुलना कर रहे हैं, टू हेल्प अंडरस्टैंड वन ऑफ देम, किसी एक चीज़ को अच्छे से समझाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, द राइटर यूजेज एन एनालॉजी ऑफ अ शिप नेविगेटिंग अ स्टॉर्मी सी टू डिस्क्राइब द चैलेंजेस फेस बाय अ पर्सन लाइफ। यानी इंसान जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करता है, उसने क्या एनालॉजी यूज़ करी? अ शिप विच इज़ नेविगेटिंग थ्रू अ स्टॉर्मी सी, यानी एक समुद्र में जहाँ पर तूफान आया हुआ है, तो वहाँ से एक जो शिप है वो निकलने की कोशिश कर रही है, तो उसको वो जो सिचुएशन है वो उसने कंपेयर करी है चैलेंजेस फेस बाय अ पर्सन इन लाइफ। तो राइटर्स इसका यूज़ करते हैं आपको कोई भी एक आइडिया और आसानी से और अच्छे से समझाने के लिए। नंबर 7 पर है एनेक्डोट। अ शॉर्ट ऑफन ह्यूमरस स्टोरी यूज टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट और एड इंटरेस्ट टू अ पीस ऑफ राइटिंग। अब देखिए, अब कोई भी एक पीस ऑफ राइटिंग, मान लीजिए कोई एस्से है, तो उसमें राइटर कभी कभी क्या करेगा, एस्से के अंदर ही एक छोटी सी स्टोरी आपको बता देगा, और वो किस लिए करेगा? टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट, यानी जो पॉइंट वो बताना चाह रहा है उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन अच्छे से करने के लिए, उसको वेटेज देने के लिए। तो उसी में जब वो और एक छोटी सी स्टोरी यूज़ कर देगा तो उसको हम बोलेंगे एनेक्डोट। एग्जाम्पल देखिए, द राइटर बिगिंस अ स्पीच विद एन एनेक्डोट अबाउट हर ग्रैंड मदर हु टॉट हर द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। मान लीजिए राइटर है वो किसी थीम पर लिख रहा है जहाँ पे हार्ड वर्क के बारे में वो बताना चाह रहा है, तो वो शुरुआत करता है कि उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक बार कुछ कहानी बताई होगी जिससे उसको हार्ड वर्क की जो वैल्यू है वो समझ में आई। तो वो क्या करा, उसने एक जो कहानी थी अपनी ग्रैंड मदर से रिलेटेड, वो उसने उस पीस ऑफ राइटिंग में इंक्लूड कर दी। तो यहाँ पे उसने कौन सी पोएटिक डिवाइस का, सॉरी प्रोज डिवाइस का यूज़ करा? एनेक्डोट का। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं एंटीथीसिस, नंबर 8। A figure of speech in which contrasting ideas are juxtaposed in a balanced or parallel structure। इसमें देखिए एंटीथीसिस में क्या होता है कि अ फिगर ऑफ स्पीच है ये जिसमें कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज आर जक्सटापोज, जक्सटापोजिशन होता है जब हम दो ऑपोजिट चीज़ों को एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
दिस इज व्हेन द राइटर पुट्स टू ऑपोजिट, देखिए नेक्स्ट लिखा है, दिस इज व्हेन द राइटर पुट्स टू ऑपोजिट आइडियाज टुगेदर इन वन सेंटेंस। मतलब दो आइडियाज़ हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और उन्हें एक सेंटेंस में वो राइटर लिखता है। तो इससे क्या होगा कि जो एक कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट होता है, यानी कि किसी चीज़ का जो ऑपोजिट कोई चीज़ आपको बता दी जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि फायर इज़ हॉट, यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, आइस इज़ कोल्ड, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है कि फायर इज़ हॉट, आइस इज़ कोल्ड। तो ये देखिए दोनों ऑपोजिट चीज़ें हो गई। तो इसमें क्या होगा कि इफेक्ट, कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट आ रहा है कि दोनों जो हैं ऑपोजिट में हैं। इट हेल्प्स टू मेक अ पॉइंट, और जो पॉइंट राइटर आप तक पहुंचाना चाह रहा है वो काफ़ी इजीली वो पहुंचा सकता है। नंबर 9 है एफोरिज्म, अ कंसाइज एंड विटी स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस द ट्रुथ और मॉरल लेसन। कंसाइज यानी बहुत ही एक सटीक, और विटी हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, जैसे क्लेवर, क्लेवर एक वर्ड होता है, तो एक कुछ ऐसा सेंटेंस जो काफ़ी छोटा है, क्लेवर है, राइटर ने यूज़ करा, और वो किस लिए यूजुअली यूज़ करेगा उसको, टू एक्सप्रेस अ ट्रुथ और अ मॉरल लेसन, कोई सच बताने के लिए किसी को, या फिर किसी को कोई एक मॉरल लेसन देने के लिए। अ शॉर्ट क्लेवर सेइंग दैट एक्सप्रेसेस अ ट्रुथ और गिव्स एडवाइस, या फिर किसी को एडवाइस देने के लिए भी। अब देखिए एग्जाम्पल से ज़्यादा आप समझ पाएंगे। एक कोटेशन है, द ओनली थिंग नेसेसरी फॉर द ट्रायम्फ ऑफ ईवल, कि अगर ईवल की जो मतलब बुराई है उसकी जीत हो जाए, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, और वो क्या है, इज़ फॉर गुड मैन टू डू नथिंग, कि जो अच्छे लोग हैं वो कुछ करें ही ना। तो यहाँ पर देखिए जो राइटर ने लिखा है, जिसने भी ये कोटेशन लिखा है, यहाँ लिखा है ऑफन एट्रीब्यूटेड एडमंड बर्क, माना जाता है इन्होंने ये लिखा है एफोरिज्म। तो यहाँ पे वो आपको एक कह सकते हैं एक मॉरल लेसन देना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ एडवाइस देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोज डिवाइस का यूज़ करा जिसका नाम है एफोरिज्म। नंबर 10 देखते हैं डिक्शन, द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजिंग इन अ पीस ऑफ राइटिंग विच कैन रिफ्लेक्ट द ऑथर्स टोन, स्टाइल और एटीट्यूड। डिक्शन, जैसे हम लोग कहते हैं डिक्शनरी जो वर्ड है उसी से वर्ड है ये डिक्शन, की चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजिंग, मतलब किन वर्ड्स का, किन शब्दों का, किन फ्रेजेस का इस्तेमाल कर रहा है राइटर अपने पीस ऑफ राइटिंग में, और जैसे वर्ड्स का वो यूज़ करेगा, जैसे फ्रेजेस का वो यूज़ करेगा, तो वही रिफ्लेक्ट करेगा, क्या दर्शाएगा कि ऑथर किस टोन में बात कर रहा है, किस स्टाइल में बात कर रहा है, या फिर उसका एटीट्यूड एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तरफ क्या है। दिस रिफर्स टू द वर्ड्स द राइटर चूजेस टू यूज एंड हाउ दे आर पुट टुगेदर। इसका मतलब है कैसे वो कौन से वर्ड्स चूज करता है और कैसे उनको एक साथ रखता है। द वर्ड्स अ राइटर यूज कैन गिव क्लूज अबाउट देयर टोन और एटीट्यूड। उसी बात को मैंने एक्सप्लेन करा है यहाँ पर कि जो उनका टोन या एटीट्यूड होगा उसको उसके बारे में क्लू मिलता है रीडर्स को। एक नॉवेल है जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो उसमें उन्होंने फॉर्मल एंड विटी जो डिक्शन यूज़ करा है, फॉर्मल यानी काफ़ी ज़्यादा औपचारिक लैंग्वेज यूज़ करी है उसमें, विटी यानी थोड़ा सा जो क्लेवर एक टोन होती है वो यूज़ करी है। और वो क्यों करी है, रिफ्लेक्टिंग द सोसाइटल नॉर्म्स ऑफ द टाइम, क्योंकि जिस टाइम पे वो नॉवल बेस्ड है वहाँ पे जो एक आम तौर पर जिस तरह से लोग बात करते थे वो ऐसे ही करते थे, तो उन्होंने वैसा ही डिक्शन यूज़ करा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप सोचें इस बारे में कि मान लीजिए आप खुद एक कोई नावल लिख रहे हैं और वो किसी एक जगह पर बेस्ड है या किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बेस्ड है वो स्टोरी, तो आपको डिक्शन उस टाइम का ही यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई हिस्टोरिकल पीस ऑफ लिटरेचर लिख रहे हैं लेकिन आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जो मॉडर्न टाइम में यूज़ करी जाती है, तो वो जो इफेक्ट है वो आ ही नहीं पाएगा। इसलिए चॉइस ऑफ डिक्शन जो है यानी चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पे आप कोई भी और आपने अगर कोई पोएम पढ़ी हो या फिर कोई और नॉवेल पढ़ी हो, कोई भी प्ले पढ़ा हो, तो वहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। नंबर 11 पे है इन्वर्जन, द रिवर्सल ऑफ द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस। इन्वर्जन मतलब ये है कि एक सेंटेंस में जो वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल वर्ड ऑर्डर यानी जिस ऑर्डर में हम सेंटेंस को एक बनाते हैं उसको रिवर्स कर देना, उसको पलट देना। दिस इज़ व्हेन द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस इज स्विच्ड अराउंड। जो एक सेंटेंस बोलने के लिए एक, देखिए सेंटेंस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स ही तो है। अब सेंटेंस में आप एक अपना जो आइडिया है वो सामने वाले को बताते हैं, तो आप क्या करते हैं, वर्ड्स को यूज़ करके और उन वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं, तब वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, कभी कभी टोन ऑफ राइटिंग को थोड़ा चेंज करने के लिए या फिर किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर देने के लिए राइटर क्या करता है, इन्वर्जन का यूज़ करता है। देखिए नीचे एग्जाम्पल में हम लोग देते हैं, इन द सेंटेंस नेवर हैव आई सीन सच ब्यूटी,
अब इसका जो नॉर्मल एक ऑर्डर होगा वर्ड्स का, वो हम कह सकते हैं आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटी, यानी मैंने इतनी सुंदर चीज़ कभी देखी नहीं। लेकिन यहाँ पर राइटर ने क्या बोला, नेवर हैव आई सीन सच ब्यूटी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसने इन्वर्जन का यूज़ करा, और यहाँ पे जो एम्फेसाइज किस चीज़ पर जोर, हमें पता चला कि जो स्पीकर है वो सही में काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित है ब्यूटी को देख के, कि मैंने तो इतनी सुंदर चीज़ कभी देखी नहीं। तो अगर वो सिंपल बोलता कि आई हैव नेवर सीन सच ब्यूटी, तो पढ़ने वाले के दिमाग में वो जो स्पीकर का अमेजमेंट है वो ना आ पाता। जब उसने बोला नेवर हैव आई सीन सच ब्यूटी, दोनों वर्ड्स, दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लेकिन उसका जो एक कह सकते हैं कि जो एम्फेसाइज करा इस वाले सेंटेंस ने इन्वर्जन का यूज़ करके, वो वैसा ही था जैसा राइटर रीडर तक पहुंचाना चाहता है। लास्ट है नंबर 12, ह्यूमर एंड पैथोस। ह्यूमर इज द यूज ऑफ कॉमेडी और सटायर इन अ लिटरेरी वर्क। कॉमेडी आप जानते हैं, जो एक हास्यवादी कहानी होती है। सटायर मतलब किसी चीज़ को जब आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन व्यंग का इस्तेमाल करके, तो जब इसको यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलेंगे ह्यूमर। वाइल पाथोस रिफर्स टू एन इमोशनल अपील और एवोकेशन ऑफ पिटी और सिंपथी। और पाथोस हम कह सकते हैं कि जब राइटर थोड़ा सा रीडर के इमोशंस को अपील करना चाहता है, या और एवोकेशन ऑफ पिटी और सिंपथी। एवोकेशन मतलब लैंग्वेज का, वर्ड्स का यूज़ करके, सिंबल्स का यूज़ करके, जब हम किसी चीज़ को मतलब रीडर के माइंड में हम पिटी, दया जो हम कहते हैं, ठीक है, पिटी मतलब होता है दया या सिंपथी, किसी रीडर के अंदर जब हम जगाना चाहते हैं तो हम उसको बोलेंगे पाथोस। ह्यूमर इज़ वन द राइटर यूजेस कॉमेडी, ये वही चीज़ है। और पैथोस इज वन द राइटर ट्राइज टू इवोक फीलिंग्स ऑफ पिटी और सिंपथी इन द रीडर। बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स कैन बी यूज टू मेक द राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग और टू मेक अ पॉइंट। और ये दोनों ही एलिमेंट्स जो हैं ये यूज़ करे जा सकते हैं कि राइटिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या फिर कोई पॉइंट अगर राइटर बनाना चाह रहा है तो उसके लिए यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल में देखिए, अब मिड समर नाइट्स ड्रीम है, तो प्ले है ये, तो इसमें ह्यूमर और पैथोस दोनों का ही यूज़ करा गया है। इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। और जैसा मैंने बताया, किसी भी पॉइंट में आप एग्जाम्पल अगर लिखते हैं तो काफ़ी प्रेजेंटेबल लगेगा आपका आंसर। और ज़रूरी नहीं है कि यही आप एग्जाम्पल्स रखें, अगर इन्हें याद कर लेते हैं तो अच्छा है। और बाकी आपके पास और खुद के एग्जाम्पल्स होंगे जो आपने लिटरेचर पढ़ा होगा, तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक एकदम डिटेल में मैंने कोशिश करी कि आप लोग को बता सकूं विद एग्जांपल्स। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको अच्छे से। और किसी भी पॉइंट से रिलेटेड अगर कुछ डाउट है आपको, या दो पॉइंट्स में आपको डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, या आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक हो, तो उसके बारे में आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और एग्ज़ाम्स भी अभी आपके आने वाले होंगे, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करिए। ऑल द बेस्ट।